इंडिया का इतिहास एक बहुत दिलचस्प कहानी है। ये हजारों साल पुराना है और इसमें बहुत सी खूबसूरत सभ्यताएं और बड़े बड़े बदलाव आए हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर आज के आधुनिक भारत तक इस उपमहाद्वीप ने कई राज्यों को बनते और बिगड़ते, धर्मों को जन्म लेते और कला और संस्कृति को बढ़ते हुए देखा है। ये निबंध भारत के अतीत की एक यात्रा पर निकलता है, जहां हम इसकी प्राचीन जड़ों को खोजेंगे और आज के समय तक इसके विकास को देखेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप बहुत प्राचीन समय से मानव सभ्यता का पालना रहा है। पुरातात्विक प्रमाण बताते हैं कि यहाँ शुरुआती मनुष्य पाषाण युग में रहते थे। प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों और औजारों की खोज से हमें इन शुरुआती निवासियों के जीवन की एक झलक मिलती है। जैसे जैसे हम इतिहास में और पीछे जाते हैं, हमारा सामना इंडस वैली सिविलाइजेशन से होता है, जो दुनिया की सबसे पुरानी शहरी सभ्यताओं में से एक है। लगभग 3300 ईसा पूर्व में इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, इंडस नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे फली फूली। यह विकसित शहरी सभ्यता एक विशाल क्षेत्र में फैली हुई थी, जो आज के उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान से लेकर उत्तर पश्चिमी भारत और पाकिस्तान तक फैली हुई थी। इंडस के लोग कुशल शहरी नियोजक थे, जिसका प्रमाण उनके सुनियोजित शहरों जैसे हड़प्पा और मोहेंजो-दड़ो से मिलता है। इन शहरों में प्रभावशाली बुनियादी ढांचा था, जिसमें ग्रिड जैसी सड़कें, अत्याधुनिक जल निकासी व्यवस्था और बड़े सार्वजनिक स्नानागार शामिल थे। इंडस के लोग व्यापार और वाणिज्य में भी कुशल थे और उन्होंने मेसोपोटामिया और अन्य प्राचीन सभ्यताओं के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। उनकी अर्थव्यवस्था कृषि, शिल्प कौशल और मिट्टी के बर्तन, वस्त्र और आभूषण जैसे सामानों के उत्पादन पर आधारित थी। लगभग 1500 ईसा पूर्व में मध्य एशिया से आए आर्यों, एक चरवाहा समुदाय के आगमन के साथ भारतीय इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ। आर्य अपने साथ अपनी अलग भाषा, संस्कृति और धार्मिक मान्यताएं लेकर आए, जो धीरे धीरे पूरे इंडो गैंगेटिक मैदान में फैल गई। 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक की अवधि को वैदिक काल के रूप में जाना जाता है, जिसका नाम वेदों के नाम पर रखा गया है। वेद पवित्र भजनों, प्रार्थनाओं और अनुष्ठानों का एक संग्रह है, जो आर्य धर्म और समाज की नींव बने। वेद हमें आर्यों के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन की बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। वे इंद्र, अग्नि और सूर्य सहित देवताओं के एक समूह की पूजा करते थे और उन्हें प्रसन्न करने के लिए विस्तृत अनुष्ठान और यज्ञ करते थे। जाति व्यवस्था, एक पदानुक्रमित सामाजिक संरचना भी इसी काल के दौरान उभरी, जिसने समाज को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया: ब्राह्मण, पुजारी और विद्वान, क्षत्रिय, योद्धा और शासक, वैश्य, व्यापारी और शूद्र, मजदूर और सेवक। जैसे जैसे सदियां बीतती गईं, इंडो गैंगेटिक मैदान में छोटे छोटे राज्य और गणराज्य उभरते गए। उनमें से आज के बिहार में स्थित मगध का राज्य प्रमुखता से उभरा। उपजाऊ गंगा के मैदान में मगध की रणनीतिक स्थिति और लोहे के अयस्क संसाधनों तक इसकी पहुंच ने इसे अपने प्रतिद्वंदियों पर एक महत्वपूर्ण लाभ प्रदान किया। बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे महत्वाकांक्षी शासकों की श्रृंखला के तहत मगध ने सैन्य विजय और रणनीतिक गठबंधनों के माध्यम से अपने क्षेत्रों का विस्तार किया। राज्य की बढ़ती शक्ति ने मौर्य साम्राज्य के उदय का मार्ग प्रशस्त किया, जो भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्यों में से एक है। सेक्शन 5, अशोका's reign, a golden age dawns। 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, जो अंततः अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप को अपने अंदर समेटे हुए था। उनके पोते अशोक महान 268 ईसा पूर्व में सिंहासन पर चढ़े और उन्हें व्यापक रूप से भारत के सबसे महान शासकों में से एक माना जाता है। अशोक का प्रारंभिक शासनकाल सैन्य अभियानों द्वारा चिह्नित किया गया था, लेकिन आज के ओडिशा, कलिंग की खूनी विजय के बाद उनके परिवर्तन ने भारतीय इतिहास पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। जो विनाश उन्होंने देखा था, उसे भयभीत होकर अशोक ने हिंसा का त्याग कर दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने अपना शेष शासनकाल शांति, अहिंसा और समाज कल्याण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित कर दिया।
अशोक के शिलालेख जो उनके पूरे साम्राज्य में स्तंभों और चट्टानों पर खुदे हुए हैं, धर्म या धार्मिक आचरण, सहिष्णुता और करुणा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की घोषणा करते हैं। सेक्शन 6 द गुप्ता एम्पायर, अ रेनेसांस अनफोल्ड्स। 6ठी शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत ने कई क्षेत्रीय राज्यों का उदय देखा। यह अवधि जो 6ठी से 12वीं शताब्दी ईस्वी तक फैली हुई है को अक्सर भारतीय इतिहास के प्रारंभिक मध्ययुगीन काल के रूप में जाना जाता है। यह राजनीतिक विखंडन का समय था, लेकिन सांस्कृतिक आदान प्रदान और संश्लेषण का भी समय था। 7वीं शताब्दी ईस्वी में अरब व्यापारियों के माध्यम से भारत में इस्लाम के आगमन का उपमहाद्वीप पर गहरा प्रभाव पड़ा। बाद की शताब्दियों में मुस्लिम राजवंशों ने उत्तरी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों पर अपना शासन स्थापित कर लिया। दिल्ली सल्तनत, जो 13वीं शताब्दी ईस्वी में स्थापित हुई थी, ने दिल्ली और अधिकांश उत्तरी भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत को चिह्नित किया। सेक्शन 7 मेडिवल इंडिया, अ फ्यूजन ऑफ कल्चर्स। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में कई क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। 6ठी से 12वीं शताब्दी तक का यह समय प्रारंभिक मध्यकालीन काल कहलाता है। यह राजनीतिक अस्थिरता का समय था, लेकिन साथ ही यह सांस्कृतिक आदान प्रदान और मेलजोल का भी समय था। 7वीं शताब्दी में अरब व्यापारियों के जरिए इस्लाम का भारत आगमन हुआ, जिसका इस उपमहाद्वीप पर गहरा प्रभाव पड़ा। आने वाली सदियों में मुस्लिम शासकों ने उत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों पर राज किया। 13वीं शताब्दी में स्थापित हुई दिल्ली सल्तनत ने दिल्ली और उत्तरी भारत के एक बड़े हिस्से पर मुस्लिम शासन की शुरुआत की। सेक्शन 8 द मुगल एरा, एन एम्पायर स्प्लेंडर। 1526 में तैमूर के वंशज बाबर ने दिल्ली के आखिरी लोधी सुल्तान को हराया और मुगल साम्राज्य की स्थापना की। मुगल साम्राज्य सक्षम शासकों के नेतृत्व में भारतीय इतिहास के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक बन गया। बाबर के पोते अकबर को मुगल बादशाहों में सबसे महान माना जाता है। अकबर का शासनकाल सैन्य विजय, प्रशासनिक सुधारों और धार्मिक सहिष्णुता की नीति द्वारा चिह्नित किया गया था। उसने गैर मुसलमानों पर लगाए गए जजिया कर को समाप्त कर दिया और हिंदुओं को अपने दरबार में उच्च पदों पर नियुक्त किया। अकबर के उत्तराधिकारियों जहांगीर और शाहजहां ने कला और वास्तुकला के संरक्षण की उसकी विरासत को जारी रखा। शाहजहां के शासनकाल में ताजमहल का निर्माण हुआ, जो मुगल वास्तुकला के सबसे प्रतिष्ठित स्मारकों में से एक है। सेक्शन 9 कॉलोनियल एनकाउंटर्स, द ब्रिटिश राज। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के पतन ने भारत में एक शक्ति शून्य पैदा कर दिया, जिसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश ताज द्वारा चार्टर्ड एक व्यापारिक कंपनी थी, ने धीरे धीरे भर दिया। कई युद्धों और संधियों के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण बढ़ा लिया। 1857 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह हुआ, जिसे सिपाही विद्रोह या भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है। हालांकि विद्रोह को दबा दिया गया था, लेकिन इसने भारत में ब्रिटिश शासन में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में चिह्नित किया। ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया और भारत पर सीधा नियंत्रण कर लिया। ब्रिटिश राज, जैसा कि भारत में ब्रिटिश शासन को जाना जाता है, लगभग एक सदी तक चला, जिसने भारतीय समाज, राजनीति और संस्कृति पर एक गहरी और जटिल विरासत छोड़ी। सेक्शन 10 इंडिपेंडेंट इंडिया, ए नेशन फोर्ज्ड एन्यू। महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादी नेताओं के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ने 20वीं शताब्दी में गति पकड़ी। दशकों के संघर्ष और बातचीत के बाद भारत ने अंततः 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता हासिल की। भारत का दो स्वतंत्र राष्ट्रों, भारत और पाकिस्तान में विभाजन, व्यापक हिंसा और विस्थापन के साथ हुआ। आजादी के बाद के दशकों में भारत ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अर्थशास्त्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। एक जीवंत लोकतंत्र और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ देश वैश्विक मंच पर एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरा है। जैसे जैसे भारत 21वीं सदी में अपनी यात्रा जारी रखे हुए है, इसका समृद्ध और जटिल इतिहास एक मार्गदर्शक और प्रेरणा दोनों के रूप में कार्य करता है।